ओके, फिर एक बार आई विश यू ऑल गुड मॉर्निंग। Wish you तो very, very good I morning. wish you sir. Wish you good morning, sir. थैंक यू सो मच। फिर एक बार आपका सभी का स्वागत है। आज का दिन हम लोग यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। कल हम लोग जहां पर थे, मुझे लगता है कोई तो याद कराएगा मुझे, और बहुत सारे लोगों को, खास करके स्टूडेंट्स को, एक बहुत बढ़िया बड़ी खुशी है। उनको सबको पता है कि मेरा होमवर्क बड़ा लंबा चौड़ा रहता है, 2-2 घंटा होमवर्क करना पड़ता है। और यहाँ खुशी की बात यह है कि आपको होमवर्क किसी को भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ आप समझ जाएंगे कि दूसरा होमवर्क तो 2 घंटे का रहता था, यहाँ करीब करीब 24 घंटा ही होमवर्क है। सब लोग अपना अपना माइक जो है वो म्यूट करेंगे, ताकि आपका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो सबके कानों में ना जाए। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि क्यों पढ़ाई करना है, बराबर। पढ़ाई क्यों करना है, सर कहाँ गए? ओके, कुछ लोग बीमार हैं लेकिन कुछ लोग बढ़ गए हैं, अच्छी बात है, चलो। सो मैं कल एक पॉइंट तक आया था कि क्यों पढ़ना है हमको। कोई एक बुक हमने जो चूज किया है, उनको क्यों पढ़ना है इसके बारे में बोल रहे थे। वो व्यक्ति कौन है? ऑफ कोर्स वो रिकैप में लिया जाएगा, उसको रिवाइज किया जाएगा। मैं कल ही आपको बोला था कि जो भी काम करेंगे लाइफ में, याद रखना, कंप्लीशन के पीछे कभी मत पड़ना। किसी तरह से मुझे इसको पूरा करना है, इसके पीछे कभी मत भागना। परफेक्शन के पीछे भागो। यू हैव टू बी परफेक्ट। किसी तरह से उसको टोटल पूरा करना है, ऐसा कभी मत करना। सो यहां पर मैं आपको सुबह सुबह यह वादा करता हूं कि आपको सभी चीजें अपने आप याद रहेगी। आप आप कुछ भी फिक्र मत कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हो रहा है। पहले कुछ करेक्शंस लेता हूं। कल मैंने बोला था कि मिस्टर पॉल जेन पिल्जर जो है वो यूएसए गवर्नमेंट में 2 टर्म के लिए 1993 से लेकर के 1983 से लेकर के 1993 तक इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं। और दोनों प्रेसिडेंट्स का फिर एक बार नाम बोलता हूं। पहले प्रेसिडेंट थे मिस्टर रीगन, 1993 से 1989 तक मिस्टर रीगन का प्रेसिडेंशियलशिप था, प्रेसिडेंशियल टर्म था। और 1989 से लेकर के 1993 तक मिस्टर एच बुश ये प्रेसिडेंट थे। दोनों के प्रेसिडेंशियल टर्म्स में ये इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं। और मैंने बोला था कि इंडिया में इसका इक्विवेलेंट होगा वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री नहीं होगा, कहीं गलत ना समझ लो आप लोग। सो वित्त मंत्री का एडवाइजर वही होगा, फाइनेंशियल एडवाइजर इंडियन टर्म्स में, और यूएसए में उसको इकोनॉमिक एडवाइजर बोलते हैं। सो वही एक रीजन है कि भाई इनका बुक हमने पहला क्यों लिया है, क्यों चुना है। बिकॉज सबसे रिच कंट्री जो है, वर्ल्ड का रिच कंट्री जो है, उस कंट्री के 10 साल इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं जो मिस्टर पॉल जेन पिल्जर, इन्होंने लिखा हुआ बुक है। और बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में जो आवश्यक तत्व हमें जानना है,
प्रिंसिपल्स हमें जानना है, वो सारे के सारे तत्व इन्होंने इस बुक में डाले हुए हैं, जो हमें जीने के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इसलिए इनका बुक हमने चुना हुआ है। दूसरा कोई एक चीज है, वो मुझे याद आएगा तो मैं उसमें भी करेक्शन करूंगा आप पढ़ते पढ़ते। सो कौन थे ये पॉल जेन पिल्जर? ये एक इकोनॉमिस्ट थे, एक राइटर थे, एक प्रोफेसर थे, एक एंटरप्रेन्योर थे। जन्म कब हुआ था इनका? इनका जन्म हुआ था 17 जनवरी 1954 में। तो इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद वार्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसुल, नाम क्या था, हाँ, द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया, यूएसए, यहां से इन्होंने एमबीए किया एट द एज ऑफ 22। फिर एंगेस सिटी बैंक के ऑफिसर रह चुके हैं एट द एज ऑफ 22। ही वॉज द यंगेस्ट एवर ऑफिसर टू बी सिलेक्टेड इन सिटी बैंक। सिटी बैंक एक बहुत बड़ा बैंक यूएसए में है। उसके बाद ये एट द एज ऑफ 25 इन द यंगेस्ट एवर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिटी बैंक रह चुके हैं। दूसरा चीज मैंने बोला था कि ये चुन लिए गए नहीं थे, ये सिलेक्ट कर लिए गए थे। इनको अपॉइंटमेंट मिला हुआ था। क्या अपॉइंटमेंट मिला हुआ था? एज अ इकोनॉमिक एडवाइजर। दरवाजा दरवाजा, एज एन इकोनॉमिक एडवाइजर गवर्नमेंट का, यूएस गवर्नमेंट का इनको अपॉइंटमेंट मिला हुआ था, ना कि चुन लिए गए थे। ये दो करेक्शन थे, उसमें से एक करेक्शन है। ऑल राइट, आगे। ये 21 इयर्स का इनको टीचिंग का एक्सपीरियंस है एज अ प्रोफेसर इन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। अच्छा, इनका जन्म का भी मैं आपको प्लेस बताता हूँ। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन करके एक प्लेस है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। सर ये क्यों बता रहे हो आप? वो भी एक पॉइंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या जानना है और क्या नहीं जानना है, ये ना जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिन पर्सन को हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कौन, ये मुझे पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये मैं पूरा का पूरा इसको रिवाइज कर रहा हूं। दूसरा चीज यहां पर मैं बताने वाला था कल, जो नहीं बताया था। हाँ, और एक पॉइंट है, यहां पर लिखा है मैंने बुक में, वही मैं बता रहा हूं आपको कि he has been recognized highly by the students while teaching in New York University। और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा पसंद किए जाने वाले प्रोफेसर थे। बहुत ज्यादा किसको पसंद किया जाता है? एक तो जो पर्सन जो कमिटेड होता है, दूसरा उसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। और स्वभाव अच्छा रखने के लिए आपका थॉट प्रोसेस सही होना चाहिए, और थॉट प्रोसेस सही होने के लिए अंदर इनपुट सही होना चाहिए। मैं कल ही बोला था आपको कि इनपुट दो जगह से, दो द्वारों से अंदर जाता है, प्रवेश करता है। एक मेजर दरवाजा है सुनना, और दूसरा है देखना, यानी पढ़ना। तीसरा करेक्शन कल के लेक्चर में ये था कि मैंने बोला था कि अभी जो हम लोगों ने चुना हुआ ऑप्शन है वो है आंख वाला दरवाजे से अपने अंदर नॉलेज जाएगा। लेकिन यहाँ दोनों भी एक साथ ही काम करने वाले हैं, पढ़ भी लेंगे और मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन भी लेंगे। तो दोनों दरवाजे यहाँ काम करेंगे, दोनों इनपुट मेथड से यहाँ काम करेंगे, और दोनों मेथड से, दोनों इनपुट से हम लोग यहाँ पर नॉलेज का संग्रह करने की कोशिश करने वाले हैं। अच्छा, सो बुक का नाम मैंने पढ़ा था आपको, अगले ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर उद्योग में अपनी किस्मत कैसे चमकाए। हाउ टू फ्लरिश योरसेल्फ इन द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। दिस इज द हेडिंग ऑफ द बुक बाय मिस्टर पॉल जेन पिल्जर। सर ये डॉलर ट्रिलियन क्या होता है?
व्हाट इज दिस ट्रिलियन? लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिलियन। देखो सभी को पता है 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख होता है। और फिर 100 करोड़, ध्यान दो, 100 करोड़ इज इक्वल टू 1 बिलियन होता है। 100 करोड़ का 1 बिलियन, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, 100 करोड़ का 1 बिलियन होता है। बहुत सारे लोगों को 10 लाख का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि आजकल जो फॉलोअर्स होते हैं वो मिलियंस में होते हैं। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, मतलब 3 मिलियन मतलब 30 लाख, 4 मिलियन मतलब 40 लाख, और 1 बिलियन का मतलब है 100 करोड़। थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला टर्म है ट्रिलियन। बहुत बार आपने अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे या इंडिया के पीएम होंगे, इनके मुंह से शब्द सुना है 3 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, वगैरह वगैरह, वट एवर। तो ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़। कितना होता है? 1 लाख करोड़। 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, और उसके बाद आएगा आपका 100 करोड़, और उसके बाद आएगा 1 लाख करोड़, वट एवर, 50,000 करोड़ और 1 लाख करोड़। समझ में आया? 1 लाख करोड़ को बोलेंगे 1 ट्रिलियन। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। तो ये क्लियर होने के बाद और भी देखेंगे कि क्यों हमने इस बुक को सेलेक्ट किया है। सो ये जो पॉल्स एंड पिल्जर है, इन्होंने कुछ बुक्स लिखे हैं, उसमें से बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, उसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम मैं बता रहा हूं। इनके बुक पे ही लिखा हुआ है, यही मैं बता रहा हूं यहां से। तो इसमें से पहला वाला है अनलिमिटेड वेल्थ, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इकोनॉमिक अल्केमी। अर्थव्यवस्था के जादू के बारे में इन्होंने बुक लिखा है, नाम है अनलिमिटेड वेल्थ, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। सिद्धांत, अनलिमिटेड वेल्थ कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके सिद्धांत भी है और उसकी प्रैक्टिस भी है, जिसके बारे में प्रॉपरली लिखा हुआ है, इन डेप्थ लिखा हुआ है। और इसलिए बुक का नाम ही दिया गया है कि अनलिमिटेड वेल्थ, the theory and practice of economic alchemy। अर्थव्यवस्था के जादू का थ्योरी और प्रैक्टिस, ऐसा इसका बुक का नाम है। दूसरा बुक इसमें है, इनके लिखे हुए बुक्स के लिस्ट में, गॉड वॉन्ट्स यू टू बी रिच। भगवान आपको रिच बनाना चाहता है। ओके, द नेक्स्ट मिलेनियर इज द थर्ड बुक, द नेक्स्ट मिलेनियर्स। मिलेनियर्स, हाँ, मिलेनियर नहीं, द नेक्स्ट मिलेनियर्स। देन नेक्स्ट वाला बुक है द एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज। द एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज मतलब आप कोई व्यवसाय करोगे, उद्यमी बनोगे, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ऐसा इनका 4th नंबर का बुक है। 5th नंबर का बुक इनका है द न्यू वेलनेस रिवॉल्यूशन, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। दिस इज वेलनेस रिवॉल्यूशन, दिस इज हेल्थ रिवॉल्यूशन, दिस इज इनका। और एक बुक है द न्यू वेलनेस रिवॉल्यूशन, नया वेलनेस, कल्याणकारी बनने का एक क्रांति, नई कल्याणकारी क्रांति। ओके, एंड और एक इसमें इस लिस्ट में लास्ट वाला बुक दिया हुआ है। 6 बुक्स के नाम मैंने बताया आपको। नेक्स्ट वाला है द रोरिंग ट्वेंटीज, द रोरिंग ट्वेंटीज। चलो, तो आपको यहां तक समझ में आया होगा कि ये बुक को हमने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये विद्वान व्यक्तिमत्व है और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा।
जो मैं बोला आपको कि जनरली जो बुक होता है वो सारे के सारे मेहनत का जूस होता है, जूस। और डायरेक्ट प्राशन करने का मौका क्यों छोड़ेंगे फिर। सो ये इसलिए ये बुक चुना गया है। सो यहाँ पर हमारा बहुत बड़े पैमाने में वाई क्लियर हो चुका है। तो पहले हम लोग भूमिका देखेंगे। कोई भी चीज को प्रस्तावना होता है, प्रास्ताविक होता है। वैसे इस बुक का भी एक चेहरा है, इसका नाम है बारिश का आवाज, भूमिका है। ऑलराइट, बाहर बारिश हो रही है। यहाँ हमारे ब्रेन नो बुद्धि में भी, बुद्धि पर भी यहाँ वर्षा हो रही है। बाहर अलग वर्षा है, यहाँ अलग वर्षा है। इट्स रेनिंग आउटसाइड, इट्स रेनिंग इनसाइड ऑल्सो एट आवर हार्ट। ऑलराइट, सो मैं पढ़ाई शुरू करता हूं, साथ साथ बातें करेंगे। मैं कंडीशंस कल बताने वाला था आपको। सो बहुत जल्दी वो कंडीशंस सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे। सभी के पास ए बुक होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज 100% कंपल्सरी। वो डेट मैं बताऊंगा मैसेज के द्वारा। यहाँ इस मौके पर मैं संकल्प बताऊंगा। संकल्प, अपने संकल्प क्या है। ये रीडिंग फॉर लाइफ जो अभियान अपना रीडिंग के लिए चल रहा है, इसमें पहला संकल्प है कि 1000 लोगों को देश विदेश विदेशों से जोड़ना है। दूसरा नेक्स्ट स्टेप इसका है, नेक्स्ट स्टेज में हम लोग जाएंगे 10,000 तक। नेक्स्ट स्टेज में हमको जाना है 50,000 तक। और नेक्स्ट स्टेज होगा वो है 1,00,000 वाचकों को जोड़ना है। सर रीडिंग कौन करेगा। यहाँ मुझे आज खुशी हो रही कि मिस्टर बाला साहेब सरोदे करके बहुत अच्छे रीडर यहाँ आपको ज्वाइन किए हुए हैं। जल्दी ही उनको सुनने का हम सबको मौका मिलेगा। वो मेरे गाइड हैं, हम सबको गाइड करते रहते हैं। और इनके तरह के बहुत सारे रीडर्स पूरे दुनिया से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और एक चीज ध्यान से सुन लीजिएगा सब लोग, आप में से हर कोई यहाँ पढ़ेगा। सबके लिए ये व्यासपीठ तैयार हो रहा है, सभी के लिए। आप भी एक दिन इतने प्रगल्भ हो जाएंगे, इतने रिच हो जाएंगे थॉट से, तो आप बोलेंगे सर मैं भी एक पेज पढ़ूंगा एक दिन। सो वो हमारा अचीवमेंट है। सब लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं और जो सुन रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो लोग हैं प्रेजेंट यहाँ पर, सब लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं कि सामूहिक रीडिंग। सब लोग पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे। एवरीबडी इज गोइंग टू बी एक्सपर्ट, माइंड इट। इट्स माई वर्ड टू यू अर्ली इन द मॉर्निंग। सो फिर वही बोल रहा हूं, सुबह का टाइम होगा 4:10 से लेकर के 5 बजे तक। रोज 50 मिनट्स हम अपने आप को देंगे। तो 20वीं शुरू कर रहा हूं बुक को। पेज नंबर 7 से बुक शुरू हो रहा है। कुछ मच्छर मुझे परेशान कर रहे हैं। यही होता है लाइफ में, बहुत चीजें आपको परेशान करती रहती है, उसमें रास्ता निकालते रहना है आपको और आगे चलते रहना। चलो, 20वीं शताब्दी में मोटर गाड़ियों, हवाई यात्राओं, पर्सनल कंप्यूटर और परिवार नियोजन जैसी चीजों ने हमारे जीवन में क्रांति ला दी। अभी यहां पर बात करूंगा मैं। इन मामलों में प्रारंभिक खोजों ने शुरुआती दौर में जोखिम उठाने वाले उद्यमियों और निवेशकों के जीवन में नए साम्राज्य तथा अभूतपूर्व निजी संपत्तियों का रास्ता खोल दिया। 21वीं सदी का अगला बड़ा परिवर्तन अभी शुरू ही हुआ है। अभी शुरू हुआ है, बहुत समय नहीं हुआ है इसको। और यह अगले 10 सालों में हमारी जिंदगी में क्रांति ला देने और अपार दौलत बनाने की नई संभावनाओं का ऐसा ही वादा करता है। कौन? ये परिवर्तन। बुक लिखा हुआ है 2009 में। आज हम लोग 2026 में हैं। 2009 में मिस्टर पॉल जेन पिल्जर बोल रहे हैं कि अगले 10 साल में एक क्रांति, बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। अब थोड़ा यहां कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं।
मैं कुछ लोगों को पूछना चाहता हूं ऑनलाइन में, खास करके मैं जब बोलता हूं कि 1903 या 1908, देखो ध्यान से सुनो, हाँ बहुत जरूरी है। मैं बोलता हूं 1903 या 1908, तो यहां पर मेरा सवाल है, चाहे आंसर गलत भी हो क्यों ना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप बोल देना। सो 1903 या 1908, 1905, 1904 जो भी है, सो ये जो साल मैं यहाँ पर बोला आपको, ये कौन से सदी के साल हैं, कोई बोलो, ऑनलाइन ऑफलाइन। ये कौन से सदी के साल है, कौन से शताब्दी के साल है, कौन से सेंचुरी के? 1900। 1900 सेंचुरी के बोल रहे हैं, इसलिए मैं यहां पर ये पॉइंट लिया। गलत। मुझे बताओ, 100 मतलब पहला सेंचुरी हो गया। एक क्रिकेटर आपका है, इजी बताता हूँ आपको, समझ समझ में आने वाली लैंग्वेज में। एक क्रिकेटर जो है 100 बना लिया तो पहला शतक हो गया, है ना, पहला शतक हो गया। वो 120 रन बनाया, तो कौन सा शतक चल रहा है अभी उसका? उसको 2 शतक लगाने हैं, 2 सेंचुरी मारनी है उसको। अभी 120 रन हो चुके हैं, इसका मतलब कौन सा सेंचुरी चल रहा है? पहला तो 100 तक पूरा हो गया, अभी कौन सा चल रहा है? 120। सेकंड चल रहा है, सेकंड, दूसरा शतक चल रहा है उसका, समझ में आया? वैसे मान लो, जब सहवाग ने मुल्तान में, मुल्तान के सुल्तान बोलते हैं उनको, मुल्तान का सुल्तान, मुल्तान में 300 रन बनाए थे, मान लो 230 रन जब बने थे, तो कौन सा सेंचुरी चल रहा था? 200 में तो दूसरा सेंचुरी फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया, फिनिश नहीं। देन 230 तक आया था जब, तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा सेंचुरी में है वो? थर्ड सेंचुरी में, 20वीं नहीं, थर्ड सेंचुरी में। कौन सेंचुरी में? तो यहां बोल रहा है 20वीं शताब्दी में, इसका मतलब 1900 से लेकर के 1900, 1999 और 2000, हेलो, 2000 तक, मतलब 20 शतक हो गए, 20 सेंचुरीज पूरी हो गई। और 2000 से आगे, 2001, 2, 3, 4, 5, आज हम लोग 2026 में है। एक कौन सी सेंचुरी चल रही है बताओ? 21वीं। हेलो, दिस इज 21st सेंचुरी। सो 1900 कुछ भी बोलेंगे हम लोग, तो कौन सी सेंचुरी है, कौन सी शताब्दी है? वो 20वीं है, वेरी गुड, 20वीं है। सो 1760 बोलेंगे तो कौन सी सेंचुरी है? 1700 के 18। बाद में 18वीं से, करेक्ट। और ये मुझे बताने के लिए खुशी हो रही कि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये छोटी छोटी ध्यान रखो। हम लोग रीडिंग क्यों कर रहे हैं? वही तो मकसद अपना है, हर छोटी छोटी चीजों को समझ के हमें आगे जाना है। आगे आने वाला पैराग्राफ बहुत सुंदर पैराग्राफ है, मैं आपको पूछने वाला हूं, और यही होगा यहाँ पर। तो क्या बोल रहा है, 1901 से लेकर के इनको बोल रहा है कि भाई वो 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था? मोटर गाड़ी, हवाई यात्रा, पर्सनल कंप्यूटर और परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग जैसी चीजों ने हमारे जीवन में क्रांति ला दी। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ ये 100 सालों में, 1900 से लेकर के 2000 तक बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आपने देखे हैं। उसमें से एक परिवर्तन था 1908 का, वो था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। 1908 वो परिवर्तन था, वो क्रांति थी। किसके नाम से? मिस्टर फोर्ड। फोर्ड ने क्रांति की थी वो। क्या थॉट प्रोसेस था उनका, क्या विचार विचार था उनका, आगे आएगा वो, मैं बताऊंगा वहां पर। और 1981 में आया आईटी, आईटी रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। पहले बहुत बड़ा इंडस्ट्री था, जब तक 1981 तक हम पहुंचे, तब तक बहुत बड़ा इंडस्ट्री था, दुनिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्री था ऑटो इंडस्ट्री। किसी को पता भी नहीं था कि ये इंडस्ट्री को कोई कवर कर पाएगा, इससे इससे बड़ा कोई हो सकता है। 1981 में अचानक आ गया आईटी, आ गया आईटी, और 10 साल, सिर्फ 10 साल में ऑटो इंडस्ट्री को उसने ढक लिया। इतना बड़ा इंडस्ट्री बन गया आईटी। पता नहीं कब क्या हो जाए।
इसलिए इन्होंने बोला अगले $1 ट्रिलियन उद्योग में अपनी किस्मत चमकाए, 2009 में बोला है। तो ये बोल रहा है कि अभी स्वस्थ इंडस्ट्री अभी आगे आएगा। सो घटने से पहले, घटना घटने से पहले बोल रहे हैं, घटने के बाद बोलना तो सब कोई बोल सकता है। आगे बोल रहे हैं इन मामलों में प्रारंभिक खोजों ने, कौन से मामलों में, ये हवाई यात्रा हो सकता है होगा, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगा आपका, पर्सनल कंप्यूटर्स जो 1981 में शुरू हुआ जो परिवर्तन, और परिवार नियोजन जैसी चीजों ने, अभी इनमें ये इंडस्ट्री में क्या हुआ कि प्रारंभिक खोजों में, शुरुआत में जो जो इन्वेंशन हो गए उनमें जिन्होंने इन्वेस्ट किया या जो एंटरप्रेन्योर्स रहे उनमें, उनको बहुत अमीर बनाया इस इंडस्ट्री ने, इन इंडस्ट्रीज ने रादर। उनमें एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, या फिर इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। इनको बहुत है अमीर बनाया, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा बहुत बड़ा पैसा, बड़े पैमाने पे पैसा इनके पास आया। तो यहां बोल रहा है नए साम्राज्य तथा तथा मतलब इनके प्रैक्टिकली साम्राज्य बन गए बहुत बड़े बड़े। 21वीं सदी का अगला बड़ा परिवर्तन अभी हाल ही में शुरू हुआ है। यह अगले 10 सालों में हमारी जिंदगी में क्रांति ला देने वाला, अपार दौलत बनाने की नई संभावनाओं का ऐसा ही वादा करता है। अभी ये जो नया परिवर्तन शुरू हुआ है, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। कौन बोल रहा है, मैं इसलिए बोला, इसलिए लेखक को हमने पहले जाना। लेखक कौन है, ही इज एन एक्सपर्ट, और वो जो बोल रहा है एक्सपर्ट होने के नाते उसका राइट है कि अगला क्या हो। सब लोग अपना अपना माइक को म्यूट कीजिएगा। 21वीं सदी का अगला बड़ा परिवर्तन अभी हाल ही में शुरू ही हुआ है, और यह अगले 10 सालों में हमारी जिंदगी में क्रांति लाएगा, अपार दौलत बनाने की नई संभावनाओं का ये वादा करता है। यह अगला बड़ा परिवर्तन है स्वास्थ्य क्रांति, हेल्थ में रिवॉल्यूशन होने वाला है, हेल्थ में। इसलिए यहां पर थोड़ा सा आपको याद कराता हूं, हेल्थ रिवॉल्यूशन। हर कोई आज हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा सजग हो रहा है, बहुत ज्यादा अवेयर हो रहा है। इसलिए एक इस जनरेशन का मैं एक थॉट बता रहा हूं आप लोगों को कि आज इसके पहले जनरेशन में देखेंगे तो पेरेंट्स लोग बोलते थे कि मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को, बेटे को नहीं, मेरे जो भी बच्चा है, लड़का हो लड़की हो, आप बोलेंगे बेटा क्यों, बेटा हो चाहे बेटी हो, मेरे बच्चा जो है उसको अच्छा जॉब मिलना चाहिए, अच्छा पैकेज वाला जॉब मिलना चाहिए। लेकिन आजकल के अच्छा पैकेज वाला जॉब मिलना चाहिए, आईएएस आईपीएस बड़ा ऑफिसर बनना चाहिए वो। लेकिन आजकल ये प्रायोरिटी चेंज हो गई है। आजकल बहुत ज्यादा चैलेंजेस है वो हेल्थ के। पेरेंट्स आजकल सोच रहे हैं यार छोटा मोटा थोड़ा सा प्रॉपर्टी ले लूंगा, किराया आ जाएगा, इसका इनकम सेट हो जाएगा, इसको इनकम की कोई चिंता नहीं करने की जरूरत है। चिंता करने की जरूरत होगी तो सिर्फ हेल्थ की करनी होगी, और ये हेल्दी रहना चाहिए। इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स आजकल देख रहे हो आप इंडिया में, यहाँ पर भी आजू बाजू में आपके देख रहे होंगे, बहुत सारे खेल के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं, लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये बोल रहा है आगे जाकर के पॉल जन पिल्जर बहुत सारा चीज बोलेंगे। तो हेल्थ में जो भी खेल की सुविधाएं होगी, आजकल लोग देखो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, खाना पीना बहुत सावध हो रहे लोग। क्या तेल कम खा रहे हैं, बढ़ती हुई डायबिटिक की संख्या हो सकती है, फिर बीपी के लोगों की संख्या हो सकती है। ये अलग अलग रोगों ने लोगों पर क्या किया है, लोगों के जीवन को परेशान किया है। इसलिए आज के ये चैलेंजेस होने के नाते अभी पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि मेरा लड़का, मेरा लड़की जो है, मेरा बच्चा जो है, वो हेल्दी जिंदगी जिए। बस यही आज वो लोग सोच रहे हैं, इसलिए थिंकिंग चेंज हो गया है।
उसका अर्निंग का कोई चिंता नहीं है पेरेंट्स को। वो अर्निंग बोल रहे हैं कि हम लोग तैयार करके रखेंगे इनका। लेकिन ये लोग अब हमारे बच्चे हेल्दी रहने चाहिए, हम जैसा परेशान नहीं होने चाहिए। सो अभी ये बुक क्या है इसके बारे में मिस्टर जेन पिल्जर आगे बोलते हैं। यह पुस्तक, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, शब्दों का जादू है। यह पुस्तक किसी सनक या चलन के बारे में नहीं है। यह तो भोजन करने, व्यायाम करने, सोने, काम करने, बचत करने, बड़ा होने, सॉरी बूढ़ा है, बूढ़ा होने और हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू में नवीनता तथा अनंत जरूरत भरने के बारे में है। इसमें से कौन सी चीज अपने को जरूरी नहीं, बताओ। सो क्या ये सही सिलेक्शन नहीं है? ये हमें जानना नहीं चाहिए? यही हमें जानना चाहिए। और एक एक्सपर्ट व्यक्ति ने जिस इस पर बुक लिखा है, तो इसको हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह पुस्तक, फिर बोल रहा हूं, यह पुस्तक किसी सनक या चलन के बारे में नहीं है। अब मेरा ये सवाल है, सनक और चलन से आपको क्या मतलब है? यह पुस्तक कोई सनक या कोई चलन के बारे में नहीं बात कर रहा है। तो किसके बारे में बात कर रहा है? क्या खाना, क्या पीना, कब सोना, कितने बजे सोना, कितने देर सोना, कहाँ क्या व्यायाम करना है, किस तरह का लिक्विड जो होगा, सॉलिड होगा जो होगा, फूड क्या कंज्यूम करना है, और क्या बोल रहा है, सोना, व्यायाम करना, क्या काम करना, किस तरह से काम करना, बचत सेविंग्स करना क्यों जरूरी है, और बूढ़ा कब होना है, इसका कंट्रोल हम कर सकते हैं क्या, मतलब हमारी बढ़ती उम्र को मतलब कम कैसे दिखाएं, हम ज्यादा यंग कैसे बने रहें, इसके बारे में सारी की सारी चीजें इस बुक में लिखी हुई हैं। ऐसा लेखक शुरुआत में बोल रहे हैं। अब इसका मतलब मुझे बताओ, ये जो भूमिका है शुरुआत में लिखी गई होगी या आखिरी में लिखी गई होगी? जब बुक पूरा का पूरा कंप्लीट लिखा होता है, लिखने के बाद में भूमिका लिखी जाती है कि भाई मेरी भूमिका क्या है, मेरा विचार क्या है, इस बुक को लिखने के पीछे मेरा विचार क्या है, ये चल रहा है। तो इस बुक में क्या लिखा हुआ है? सनक या चलन के बारे में नहीं है ये बुक। क्या सनक, सनक क्या होता है बताओ, कौन बोलेगा हिंदी? हिंदी में सनक और चलन का मतलब क्या है? आप बोलेंगे चलन मतलब चलन, ये नहीं है, ये भूल जाओ। चलन मतलब वो चलन नहीं है। सनक या चलन के बारे में नहीं बोलता ये बुक। अरे हाँ, मान लिया कि नहीं बोलता, लेकिन सनक और चलन है क्या? कोई बोलता है क्या? सनक मतलब क्रेज या कोई फैड या कोई सडन फैसिनेशन। अचानक कोई चीज आपको लुभाती है, अचानक लुभाने वाली चीज के बारे में नहीं है ये। कोई बोलते ना, अरे वो सन की है, अचानक चेंज हो जाता है, अचानक उसका मूड चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं सनक। हेलो, वही सनक यहाँ बोल रहे हैं ये राइटर। दूसरा वर्ड यहाँ लिखा हुआ है चलन। चलन मतलब ट्रेंडिंग। क्या है ट्रेंडिंग? ये ट्रेंडिंग के बारे में बात नहीं करता, क्या ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये बात कर रहा है सोना, खाना, पीना, उठना, व्यायाम करना, इन सब चीजों के बारे में ये बात कर रहा है। और अपनी बढ़ती उम्र को कैसे कंट्रोल में रखना। बढ़ती उम्र को कंट्रोल में रखने का मतलब क्या है? थोड़ा सा विस्तार से, थोड़ा सा विस्तार, ज्यादा नहीं। तो कोई बोलता है कितना उम्र है, कभी कभी बोलता है, नजदीक वाला बंदा होगा तो, अदरवाइज किसी को उम्र नहीं पूछनी चाहिए, है ना। तो बोलता है 25। अरे यार आप लेकिन 40 के लग रहे हो, क्या बोलता है? तो खुश होने की जरूरत नहीं है, आप बूढ़े जल्दी हो गए हो, बूढ़े जल्दी हो रहे हो, इसका मतलब आपका तीनों स्वास्थ्य ठीक ठीक नहीं है। इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हो? आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कल हम लोग गए थे कहीं ट्रिप में, तो एक महाशय थे, बहुत अच्छे व्यक्तिमत्व थे, अभी भी है इसे, मतलब कल थे वहां पर, जिन्होंने हमसे बात किया। तो हम दो चार लोग बैठे हुए थे, मुझसे पूछ रहे थे, हाँ बोला आपका उम्र क्या है, बोला लगता तो नहीं है। हाँ, फिर बाला साहब सर को बोला कि आपका कितना है, तो फिर उनको चक्कर आ गया।
बोला इतना ज्यादा है, आप तो कितने छोटे लग रहे हैं। हाँ, सो यही है। सो इसी के बारे में बात करेगा ये, कि आपको मतलब यंग दिखना है, तो यंग कब तक दिखना है इसका कोई लिमिट नहीं है सर। और थोड़ा सा विस्तार कीजिए इसको। एक डायलॉग बहुत प्रसिद्ध है, वो मैं बोलता हूं आपको। एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है कि कोई भी स्त्री कभी भी अपनी उम्र बढ़ाना नहीं चाहती है। हेलो, इसलिए ये बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बढ़ाना नहीं चाहती मतलब, समझ में आया? वो 35 की भी है तो हमेशा वो 20 की रहना चाहती है। स्त्री के बारे में क्यों बोला गया है? क्योंकि ये तो खैर कुदरत है, नो, ये तो प्रकृति है। स्त्री हमेशा यंग दिखना क्यों चाहती है? बिकॉज अट्रैक्शन है वहां पर, स्त्री में अट्रैक्शन है। फूल हमेशा मुरझा हुआ नहीं देखना चाहता खुद को मिरर में। हेलो, फूल हमेशा खिला हुआ रहना चाहता है, देखना चाहता है खुद को। तो ये बोल रहा है कि अपनी उम्र को काबू में कैसे रखें। डायलॉग क्या है? डायलॉग है कि पुरुष को आमदनी और स्त्री को उम्र कभी भी नहीं पूछना चाहिए। बराबर, सही बात है। तो कहने का मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय तक यंग कैसे दिखेंगे, इसके बारे में जिक्र इस बुक में किया गया है, ऐसे लेखक खुद बोल रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं, समझ में आ गया यहां तक? ऑल राइट। फिर बोल रहा हूं, मेरा वादा है ये सब आपको याद रहेगा। कैसे? वो आप देखते रहो। स्वस्थ रहने की इच्छा हमारे फैसलों पर ही हावी हो चुकी है। हमारे जितने भी फैसले हैं, इसमें जो जो निर्णय हम लोग लेते हैं, सब में ज्यादा हावी होने वाला एक फैसला है, वो है हमें तंदुरुस्त रहना है। कितना तंदुरुस्त? कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा तंदुरुस्त, नो, मेरी प्रकृति बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरा हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। ये जो क्या बोल रहा है, इच्छा है, और सारी इच्छाओं पर हावी है। मतलब सब इच्छाओं से बड़ी इच्छा कौन सी होती है, कौन सी है? तो मैं मुझे कुछ नहीं होना, मुझे सर्दी जुकाम नहीं होना चाहिए। मतलब मैं स्वस्थ रहना चाहिए। मुझे डायबिटीज नहीं होना चाहिए, मैं स्वस्थ रहना चाहिए। मुझे बीपी की बीमारी नहीं होनी चाहिए। किसी को लगता है, कभी बोलता है कोई, चलो यार आपको डायबिटीज हुआ है, मुझे कब होगा पता नहीं यार, मजा आएगा, ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता है। जिसको हुआ है वही बोलता है कि यार मेरा डायबिटीज ठीक होना चाहिए, मतलब मेरी ये बीमारी मेरे से दूर जानी चाहिए, मेरे पास बीमारी नहीं आनी चाहिए। मतलब मैं स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? कल किसी से बात कर रहे थे, वो लड़की बोल रही, कल कुछ नहीं खाया, बस पिज्जा खाया। हेलो, कल कुछ नहीं खाया, बस पिज्जा खाया। सो पिज्जा में क्या, कंटेंट्स, फूड न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होता है, आप खुद देख लेना। मैं पिज्जा वालों का बिजनेस यहाँ पर डाउन करने के लिए नहीं हूँ, तो आप खुद देख लेना। तो मेरा पढ़ाई ये बोलता है कि ये सब गार्बेज वाला फूड है, नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल छूना भी नहीं चाहिए, याद भी नहीं आना चाहिए। और वो याद नहीं आने के लिए क्या करना है, वो आगे शायद हम लोग बात करेंगे, जिक्र आएगा इसका भी। सुबह, सॉरी, आई एम सॉरी, स्वस्थ रहने की इच्छा हमारे फैसलों पर पहले ही हावी हो चुकी है, जिनमें सुबह इस्तेमाल होने वाले टूथपेस्ट तथा शैम्पू से लेकर, पेज में पलटी कर रहा हूं, दिन भर खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ और रात का बिस्तर तथा सौंदर्य प्रसाधन भी शामिल है। क्या क्या बोल रहा है इसमें है? इसमें क्या क्या है कि जो हम लोग स्वस्थ रहने की इच्छा रख रहे हैं, इसमें क्या क्या है? इसमें बोल रहे हैं कि सुबह इस्तेमाल होने वाला टूथपेस्ट हो सकता है, या फिर सुबह इस्तेमाल होने वाला शैम्पू हो सकता है, या फिर दिन भर खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ हो सकते हैं। ये इनका सबका कुछ ना कुछ हिस्सा है, कुछ ना कुछ रोल है, इसमें हमारे स्वास्थ्य में, हमारे स्वस्थ रहने की जो प्रोसेस है, जो स्वस्थ रहने की जो इच्छा है, इस इच्छा में कोई कुछ ना कुछ रोल ये हर चीज करता है। क्या क्या? सुबह का पेस्ट, देन सुबह का शैम्पू, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स।
देन दिन भर जो हम लोग खाते हैं वो सारी चीजें, सुबह सुबह लोग क्या करते हैं इंडिया में, चाय पीते हैं। बोले चाय पे चर्चा। मैं किसी को, कोई पार्टी को यहाँ क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये बीजेपी का लाइन, पंच लाइन था बीच में। तो चाय पे चर्चा क्यों, पानी पे चर्चा क्यों नहीं है? अमृत पे चर्चा करो, चाय पे चर्चा क्यों है? अंग्रेजों ने बनाया हुआ जहर को क्यों आप एडवर्टाइजमेंट करने में जुटे हुए हो? नहीं, चाय पे चर्चा, अच्छा। नहीं, फिर बोलेंगे नहीं नहीं, वो हम लोग तो बिना दूध वाली चाय, फिर ठीक है। ठीक है क्या नहीं, मैं नहीं बोलूंगा इस एस्पेक्ट से, लेकिन ठीक है, कम से कम वो जहर तो नहीं होगा। तो चाय का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। दिन भर में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ, इनका रोल है रात का बिस्तर तथा सौंदर्य प्रसाधन भी शामिल है। देखते हो, कोई किसी ने क्रीम लगाया सौंदर्य प्रसाधन का, उसको एलर्जी हो गई, मतलब कहने का मतलब स्वास्थ्य बिगड़ गया। देन आप कोई बहुत जल्दी टकला होने के बाद बोलता है यार मैं टकला क्यों हो गया पता है, अमुक अमुक शैम्पू इस्तेमाल किया, सब कुछ क्लियर हो गया, ऐसा बोलता है। सो कहने का मतलब इन चीजों का कुछ ना कुछ रोल है। सुबह का पेस्ट, सुबह का सब लोग अलग अलग पेस्ट यूज करते हैं, पता है क्यों? उनको लगता है कि ये पेस्ट ज्यादा हेल्दी है। सो उसके विचार के अनुसार वो पेस्ट, करने का मतलब पेस्ट हो सकता है, साबुन हो सकता है, शैम्पू हो सकता है। सुबह से शाम तक दिन भर जो आप लोग, टाइम आगे चला गया। ऑल राइट, देखो, तो हम लोग है पेज नंबर 8। इस पैराग्राफ को पूरा करते हैं और हम आज यहाँ पर पॉज लेंगे। हम अपने उत्पादों से अधिक सुरक्षा की मांग करते हैं। जो भी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, जो भी चीजें हम लोग यूज करते हैं, वो कैसे होनी चाहिए? सुरक्षित होनी चाहिए, ताकि वो मुझे हार्ट ना करे, मुझे कुछ क्षति ना पहुंचाए। हम इनसे अधिक बचाव भी चाहते हैं, हमें कुछ ये परेशान ना कर दे, हम खुद सेफ रहे। हालांकि हम इन जन जागरूकता की बढ़ती जरूरत के सिर्फ शुरुआती दौर में हैं। मतलब अभी अवेयरनेस बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स इसको कल फिर जिक्र करेंगे इन चीजों का, क्योंकि अधिकांश लोग अब भी यह नहीं जानते कि उनकी साधारण पसंद, एक सिंपल साधारण जो पसंद है उनकी, उनके लाइफ में क्या बदलाव करने वाली है, किस तरह से उनके स्वास्थ्य पर असर डालने वाली है। कितने ही स्वास्थ्य उत्पाद और सेवाएं बाजार में अब भी सुलभ नहीं है। बहुत सारे, इस पे बात करूंगा मैं, इसका एक्सप्लेनेशन बाकी है, मुझे याद कराना कि जो इजी हम लोग, अरे क्या भूख लगा हुआ है, क्या ले ले आए? मैं एग्जांपल दिया था, मैं कोई चीज ढक के नहीं रखता। मैडम खा रही थी साबूदाना वड़ा, क्या खा रही थी? मैं देखा साबूदाना, मैं मुंह को ऐसा टेढ़ा, मैं बोला यार क्या खा रहे हो तुम? बोला क्यों? तुमको पता भी है कि वो तेल का क्वालिटी क्या है? तुमको पता भी है कि बनाने वाला कब ना आया है इंडिया में? याद रखना ये सब चीज। बहुत गंदा चीज हम लोग खाते हैं। कल इस पे बात करूंगा, आज मेरे पास समय की कमी है। तो समय बोल रहा है कि अभी रुको, इसलिए जल्दी आना जरूरी है। सो आप सब लोगों ने अपने आप को, खुद को कैमरा के सामने रखा, यहाँ खुद को प्रेजेंट रखा। सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि सब लोग कल के इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में सब लोग जागरूक है। आप खुद डेवलप हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे, रिचनेस बढ़ जाएगा आपका थिंकिंग का, तो अपने आप इंडिया डेवलप करने वाला है। तो यहाँ पर आपके सबके परमिशन से शैल वी हैव पॉज? यस सर, वी विल हैव पॉज। ऑल राइट, वी विल हैव पॉज यार। Yes, sir. सभी को धन्यवाद, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पर खुद की, और अल्टीमेटली in turn we are here to serve India. Thank you so much. I wish you all very good day. We'll have a pause for the day. Thank you so much.